अरे रामलाल की कलेजी और सीता की रोटी का स्वाद ही कुछ और है। धीरे धीरे उनके घर की मटन कलेजी खुशबू आने लगी। लोग दूर दूर से खाने आते और उनके घर का आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहता। दूसरे दिन रामलाल और सीता सुबह सुबह कलेजी बनाने में व्यस्त थे। रामलाल लकड़ियां काट रहा था, सीता आंच पर कलेजी और रोटी पका रही थी। गांव के लोग जैसे ही एक निवाला खाती और वो बोले, वाह, ये कलेजी तो मुंह में घुल जाती है। और रोटी नरम और ताजी, बिल्कुल घर की बनी जैसी। रामलाल और सीता मुस्कुराते, लेकिन हमेशा सादा जीवन जीते थे। उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं थी, बस संतोष और मेहनत से बने खाने में खुशी मिलती थी। उस दिन रामलाल जंगल में लकड़ियां काटने गया था और सीता उसके लिए 2 रोटियां और थोड़ा सा मटन कलेजी कपड़े में बांधकर ले जा रही थी। जंगल थोड़ा घना था, चारों तरफ सन्नाटा और पक्षियों की आवाजें थीं। अचानक सामने से कुछ घुड़सवार आते दिखे। उनके बीच एक व्यक्ति साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी चाल और आंखों में अलग ही रौब था। वह व्यक्ति था पासी के गांव का राजा, जो शिकार के लिए जंगल में आया था और रास्ता भटक गया था। ए भाई, पास में कोई बस्ती है क्या? सुबह से भूख लगी है। महाराज, हमारा घर पास ही है। गरीब का घर है, पर जो है दिल से है। राजा ने सीता के हाथ में बंधा कपड़ा देखा, जिससे मसालों की खुशबू हवा में फैल रही थी। राजा के पेट में जोर से आवाज हुई। रामलाल और सीता राजा को अपने छोटे से मिट्टी के घर ले आए। घर में न कोई ठाट था, न सोने चांदी का सामान, बस एक चूल्हा, कुछ बर्तन और ईमानदारी की खुशबू। सीता ने तुरंत चूल्हे में आग जलाई। लकड़ियों की आंच पर कलेजी सिजने लगी। मसाले जब तड़के में पड़े तो पूरा घर महक उठा। राजा वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी महल में बैठा हो। सीता ने गरम गरम रोटियां उतारी और कलेजी परोसी। राजा ने पहला निवाला लिया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। राजा ने पूरा खाना चुपचाप खाया। फिर उसने पानी पिया और गहरी सांस ली। तुम दोनों गरीब हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में भगवान का वरदान है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना हुनर कभी छोड़ो मत। रामलाल और सीता राजा की असली पहचान नहीं जानते थे। वे बस सिर झुकाकर बोले, महाराज, हम तो बस मेहनत की रोटी खाते हैं। राजा मन ही मन सोच रहा था कि ऐसे सच्चे और नेक दिल लोग आज भी जिंदा हैं। लेकिन उसी पल राजा की नजर घर के बाहर लगे एक पुराने निशान पर पड़ी। वह निशान देखकर राजा का चेहरा बदल गया। वह निशान उस गांव का था, जो पासी के गांव के राजा का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। राजा के मन में एक सवाल उठ चुका था। वह निशान किसी आम आदमी के लिए सिर्फ एक आकृति थी, लेकिन राजा के लिए वह दुश्मन गांव की पहचान था। क्या ये लोग उसी गांव के हैं जिसने कभी मेरे पिता के राज्य पर हमला किया था? फिर भी राजा ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। रामलाल, तुम लोग यहाँ कब से रहते हो? महाराज, हमारे बाप दादा यहीं रहते आए हैं। हमने कभी गांव नहीं छोड़ा। हमने कभी किसी से बैर नहीं रखा। राजा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में हलचल थी। उसने सोचा, अगर ये उसी दुश्मन गांव के हुए तो भी इनके दिल में जहर नहीं है। अचानक बाहर से आवाजें आने लगीं। गांव के कुछ लोग खाने के लिए आए थे। एक आदमी ने राजा को देखा और धीरे से बोला, अरे, ये तो पास ही के गांव का राजा है। चुप, यहाँ कुछ मत बोल, वरना उसे पता चल जाएगा। राजा ने यह सब देख लिया। अब उसका शक और गहरा हो गया। राजा खड़ा हुआ। उसकी आवाज में अब रौब था। रामलाल, सीता, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूँ। मैं पास ही के गांव का राजा हूँ। पूरा घर सन्न रह गया। गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए। रामलाल और सीता एक दूसरे को देखने लगे। सीता के हाथ से रोटी गिर गई, लेकिन रामलाल ने डर के बजाय राजा के सामने हाथ जोड़ दिए। राजा हो या फकीर, हमारे घर आए हैं तो मेहमान हैं। लेकिन तुम लोग उस गांव में रहते हो जो मेरे राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हवा भारी हो गई। हर किसी की सांसें थम सी गईं। महाराज, हमने दुश्मनी का नाम सिर्फ सुना है, कभी निभाई नहीं। हमने कभी किसी को भूखा नहीं लौटाया, तो राजा को कैसे लौटाते? राजा कुछ पल खामोश रहा। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, आज से कई साल पहले इसी गांव ने मेरे पिता को धोखे से मार दिया था। पूरा घर सन्न। गांव वालों की आंखें झुक गईं। उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई थी कि इस गांव का नामो निशान मिटा दूंगा। सीता की आंखों से आंसू गिर पड़े। रामलाल के हाथ कांपने लगे। महाराज, पाप करने वाले हम नहीं थे। भीड़ में खड़ा एक आदमी धीरे धीरे दूसरों से फुसफुसाने लगा। आज मौका है, राजा खुद आया है। अगर रामलाल और सीता को दोषी ठहरा दिया तो राजा गांव को छोड़ देगा। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि चालाकी थी। राजा ने उन फुसफुसाहटों को सुन लिया।
अगर तुम सब बेगुनाह हो तो आज एक परीक्षा होगी। आज रात मेरे सैनिक इस गांव में रहेंगे। अगर कोई साजिश, कोई जहर या कोई धोखा हुआ तो पूरा गांव जिम्मेदार होगा। रामलाल और सीता एक दूसरे को देख रहे थे। सच की आग में झूठ जल ही जाता है। रात गहराने लगी, खतरा पास आ रहा था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। राजा के सैनिक गांव के अलग अलग कोनों में तैनात थे। रामलाल का छोटा सा घर अब पूरे गांव का केंद्र बन चुका था। सीता चूल्हे के पास बैठी थी। आज भी वही मटन कलेजी बन रही थी, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे। आज ये खाना सिर्फ पेट नहीं भरेगा, आज ये सच और झूठ का फैसला करेगा। गांव के कुछ लोग अंधेरे में चुपके चुपके इकट्ठा हुए। एक बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, अगर राजा यहीं रहा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रामलाल और उसकी बीवी की वजह से हम सब मुसीबत में हैं। तीसरे ने धीरे से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें कुछ था। खाने में मिल जाएगा तो दोष उन्हीं पर आएगा। अंधेरे में एक साया रामलाल के घर के पीछे से घुसा। सीता उस वक्त बाहर पानी लेने गई थी। चूल्हे पर कलेजी उबल रही थी। कांपते हाथों से उस आदमी ने शीशी खोली और कुछ बूंदें हांडी में टपका दी। वह भाग गया। घर के अंदर मसालों की खुशबू थी, लेकिन हवा में अब गंध भी थी। रामलाल अंदर आया। उसकी नजर हांडी पर पड़ी। अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने कलेजे को चम्मच से हिलाया। एक अजीब सी गंध जो पहले कभी नहीं आई थी। सीता वापस आई। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, सीता, आज ये कलेजी वैसी नहीं लग रही। राजा खाना खाने को तैयार हैं? सीता के हाथ थरथराने लगे। रामलाल ने थाली उठाई। राजा जमीन पर आसन लगाए बैठा था। सैनिक चारों तरफ खड़े थे। रामलाल ने थाली आगे बढ़ाई, लेकिन उसका मन गवाही दे रहा था कि इस खाने में कुछ गलत है। उसकी आंखों के सामने अपना गांव, सीता और सच्चाई घूम गई। जैसे ही राजा ने पहला कौर उठाया, रामलाल अचानक बोला, महाराज, अगर बुरा न माने तो पहले मैं खाऊं? सभी चौंक गए। राजा ने उसे देखा। क्यों रामलाल, तुमको भूख लगी है क्या? रामलाल ने सिर झुका लिया। क्योंकि अगर इस खाने में जहर है तो दोष राजा पर नहीं, गरीब पर आना चाहिए। सन्नाटा छा गया। रामलाल ने कलेजे का एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। कुछ ही पलों में रामलाल का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। रामलाल, क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? रामलाल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके मुंह से कुछ पतली धार निकली। अब किसी को शक नहीं था, खाने में जहर था। राजा एक झटके में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग थी। मेरे सामने, मेरे ही खाने में जहर? उसने सैनिकों को आदेश दिया, पूरा गांव घेर लो, एक भी दोषी नहीं बचना चाहिए। सीता रामलाल को संभालते हुए रो रही थी। रामलाल ने कमजोर आवाज में कहा, महाराज, हम निर्दोष हैं। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में वही जहर की शीशी थी। महाराज, ये शीशी गांव के मुखिया के घर से मिली है। मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही आदमी जिसने फुसफुसाहटें शुरू की थीं, अब कांप रहा था। राजा गरजा, बोलो, क्यों किया ये? तुम्हारी वजह से आज एक निर्दोष खतरे में है। डर गए थे महाराज, पुरानी दुश्मनी की वजह से। दुश्मनी का मतलब मासूमों की जान लेना नहीं होता। मुखिया और उसके साथियों को तुरंत सजा दी गई। फिर राजा रामलाल के पास आया। उसने अपने वैद्य को बुलवाया। कड़ी मेहनत और जड़ी बूटियों से रामलाल की जान बच गई। सीता फूट फूट कर रो पड़ी। आज मैंने समझा कि इंसान की पहचान उसके गांव से नहीं, उसके कर्म से होती है। उसने रामलाल और सीता को प्रणाम किया। तुम दोनों ने मुझे राजा होने का असली मतलब सिखाया। राजा ने ऐलान किया, उनका गांव अब राजकीय संरक्षण में होगा। रामलाल का मटन, कलेजी रोटी राजमहल तक पहुंचेगा। कुछ समय बाद वही छोटा सा घर, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। चूल्हे पर फिर कलेजी छड़ी थी। रोटियां फिर सेंकी जा रही थीं। गांव वाले फिर आए, लेकिन अब सिर झुकाकर। रामलाल मुस्कुराया और बोला, खाना वही है, बस अब सच्चाई के साथ। धीरे धीरे उनके घर की खासी ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से खाने आते और उनके घर का आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहता। रामलाल और सीता मुस्कुराते, लेकिन हमेशा सादा जीवन जीते थे। उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं थी, बस संतोष और मेहनत से बने खाने में खुशी मिलती थी।